हेलो लर्नर्स, आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। द राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959। और हमने बहुत से सेक्शंस, बहुत से जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए हैं। दीज आर द है ना प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से कवर किए हैं। अगर आप प्रिफर नहीं हुए हैं कवर तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आई विश कि आप ये अच्छे से कवर कर पाए और उसके बाद ही वीडियो पे पहुंचे हो। करेक्ट। सो आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के अंदर आता है। ओके, सो अब हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसी को अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो अब है हमारा, देखते हैं कवर। तो ऑफिसर्स इन इंचार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑफिसर्स का जो ड्यूटी है वो, उसके बारे में हम सेक्शन नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले पहले हम जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, इसका समझ लेते हैं। जो देखो पब्लिक ट्रस्ट होते हैं ना, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा वो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 16 हमें बताता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिस ऑफिसर को ड्यूटी दी गई है उसे बोलते हैं ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो क्लॉज 1 है, द असिस्टेंट कमिश्नर शेल बी इन चार्ज ऑफ रजिस्ट्रेशन। असिस्टेंट कमिश्नर क्या होगा, इंचार्ज होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पब्लिक ट्रस्ट, सारे पब्लिक ट्रस्ट का। द प्रिंसिपल ऑफिसर्स और द प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस of which as declared in the application under subsection 1 of section 17। section 17 के subsection 1 मतलब ये इसकी बात की जा रही है ना। इसमें जो दिया हुआ है उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो क्या होगा, कौन इंचार्ज होगा, असिस्टेंट कमिश्नर। क्लियर। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि उसका एरिया ऑफ रूल क्या है, क्या है एरिया ऑफ रूल, मतलब किस एरिया तक वो रूल कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। करेक्ट। तो उतना तक उसको इंचार्ज रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ये है हमारा एरिया और एसी जो है वो यहाँ पे इंचार्ज है। तो इस एरिया में जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट होंगे, ट्रस्ट होंगे, राइट, तो वो उस चीज का रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, ये एसी ही करवाएंगे। क्लियर, इतनी सी बात हमें समझ आ चुकी। अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 17 की तरफ। सेक्शन नंबर 17 में क्या बताया गया है हमें, सेक्शन नंबर 17 में हमें बताया गया है कि हमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है ना। और सेक्शन नंबर 17 में रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की बात की गई है, किस तरीके से पब्लिक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखो क्या क्या कंडीशन है ना। विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपने दी है ना for of this section to a public trust or from the date on which public trust is created। कहने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन आपने जब दी है ना, उसके 3 months के अंदर अंदर, इट मीन्स 90 days के अंदर अंदर, है ना। 3 months या 90 days में कोई डिफरेंस है नहीं है। और इसमें क्या है, हमारा एप्लीकेशन दी उसके 3 months या 90 days के अंदर अंदर क्या हो सकता है, विच एवर इज लेटर द, मतलब मान लो कि या तो एप्लीकेशन या फिर उसका पब्लिक ट्रस्ट का जो क्रिएशन हुआ है, क्रिएट हुआ पब्लिक ट्रस्ट, है ना, उस उसकी उससे जो भी बाद में हुआ हो, है ना, लेटर जो बाद में हुआ हो उससे 90 days के बाद, है ना, तो देयर ऑफ शेल अप्लाई टू असिस्टेंट कमिश्नर। तब क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर पे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। जो ठीक है, हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, कंट्रोल है उस एरिया का क्या करने के लिए, जुरिस्डिक्शन करने के लिए, तो उससे क्या करोगे आप, उसे आप दोगे। ठीक है, इतनी सी बात हमें कौन बता रहा है, सेक्शन नंबर 17 का सब क्लॉज है, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 16 में जो अभी हमने पढ़ा था उसको बात की गई। सब क्लॉज 2 क्या कहते हैं, द असिस्टेंट कमिश्नर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग extend the period prescribed by subsection 1 for making the application for registration not more than 2 years। कहने का मतलब अभी समझाती हूँ आपको, है ना, जस्ट लेट मी ड्रॉप इट। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है बहुत सारे रीजंस को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। और ये जो एक्सटेंड द पीरियड सब्सक्राइब है, प्रिस्क्राइब जो किया गया है सेक्शन नंबर 1 में, है ना, ताकि फॉर द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 years, मतलब 2 साल के अंदर अंदर क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी हो गया। अब क्लॉज 3 क्या कहता है, each such application shall be complete by such fee, कुछ फीस देना पड़ेगा, not exceeding 5 rupees, मतलब 5 रुपए से ज्यादा आप रजिस्ट्रेशन के नहीं दे सकते, 5 रुपए वाली बात होगी, है ना। तो एंड टू बी यूटिलाइज फॉर सच पर्पस एज में प्रिस्क्राइब, जैसे बताया गया होगा, या तो 5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर आपको जो भी बताया जाएगा। क्लियर। आप देख रहे हो कोर्ट फीस का कंसेप्ट होता है, तो वो कहाँ पे, कहीं पे क्या है 5 रुपए की लगती है, कहीं पे 2 रुपए की लगती है, वो सब चीजें अलग अलग होती है। नाउ द एप्लीकेशन shall be in such form as
as may be prescribed and shall contain the following particular names. So application में क्या होना चाहिए, particular names होने चाहिए. कैसे कैसे? The origin की अगर बात करें, as far as knows the nature and objects of public trust का nature और objective पता हो किसके लिए, तब, है ना, वो चीज आप डाल सकते हो. पर्टिकुलरली आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना पड़ेगा. डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, है ना, किस तरीके से उसे माना जाएगा, क्या उसे डेजिग्नेशन दोगे आप, क्या बताओगे, है ना. द प्लेस, सब क्लॉज सब क्लॉज 2 क्या कहता है, द प्लेस वेयर द प्रिंसिपल ऑफिसर और द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट इज सिचुएटेड. पब्लिक ट्रस्ट का कहाँ पे बिजनेस प्रिंसिपल ऑफिस है या फिर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो बताना पड़ेगा. नेम और एड्रेस बताना पड़ेगा वर्किंग ट्रस्टी और मैनेजर का. कोई ना कोई तो संभालेगा ना, तो वर्किंग ट्रस्टी और मैनेजर का क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस आपको बताना पड़ेगा. देन लास्ट इज द मोड ऑफ सक्सेशन, किस तरीके से आप सक्सेशन दोगे, है ना. हमने पढ़ा था ना हेरिडिटरी ट्रस्टी, तो वो चीज आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से आप सक्सेशन ट्रस्ट का करना चाहोगे. आगे भी कुछ हमारे पास क्या है सब क्लॉज है. लेट्स सी. फिफ्थ सब क्लॉज क्या कहता है, द लिस्ट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी और सच डिस्क्रिप्शन आपको बतानी पड़ेगी कि जो सफिशिएंट हो उसके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए. देन क्लॉज सब क्लॉज नंबर 6 क्या कहता है, अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू जो है वो बतानी पड़ेगी. देन 7 क्या कहता है, द ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम, है ना, मूवेबल और इमूवेबल चीज से जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी से जो भी आपकी ग्रॉस एवरेज एनुअल इनकम है ना, एनुअल इनकम है वो आपको बतानी है ना. एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ एनी बेस्ड ऑन द एक्चुअल ग्रॉस इनकम ड्यूरिंग द 3 years immediately preceding the date on which the application is made. एप्लीकेशन जिस दिन से बनाया तो उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको क्या है एनुअल इनकम के बारे में भी बताना पड़ेगा. और ऑफ द पीरियड व्हिच हैज बीन since the creation of trust whichever period is shorter, जो भी पीरियड छोटा है उसके लिए आपको बताना पड़ेगा. इन द केस ऑफ न्यूली क्रिएटेड पब्लिक ट्रस्ट एस्टिमेट की जाती है ये ग्रॉस एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज. ठीक है, इतनी सी बात है. तो आपको एनुअल इनकम कितनी हो रही है या होगी वो चीज बतानी है. नाउ क्लॉज नंबर हमारा क्या है 8. अब इसमें क्या बताया जाता है कि एंड द अमाउंट ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर, खर्चा भी बताना है इन कनेक्शन सच पब्लिक ट्रस्ट. तो यहाँ पे क्या आपको खर्चा बताना है. न्यूली क्रिएटेड पब्लिक ट्रस्ट है तो उसमें आपको एस्टिमेटेड बताना है कि क्या खर्चा होगा, है ना. नेक्स्ट है 9th वाला, द एड्रेस टू विच द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्किंग ट्रस्टी से कम्युनिकेशन हो सके उस वो एड्रेस और मैनेजर से इन कनेक्शन टू द पब्लिक ट्रस्ट में भी सेंड, तो वो बताया जा सकेगा, है ना. और सच अदर पर्टिकुलर्स जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो. प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या, ये तो हो गया, इतनी बातें तो बोल दी, उसके आगे भी सुनो, है ना, अभी और सुनो. प्रोवाइडेड दैट का मतलब अभी और सुनो. इन एडिशन टू the rules made by provide that in the case of any or all public service it is not to be necessary to give to particulars of trust property of such value and kind as may prescribed in. तो इतना ये जरूरी नहीं कि जिस तरीके से आपको बताया इसके साथ साथ मतलब सारी चीजें ही क्या है, सारी डिटेल्स देना हमें ज्यादा इस तरह जरूरी नहीं है. नाउ नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्लॉज नंबर 5. क्या कहता है, एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be signed and verified, साइन की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी accordance with the manner laid down in the Code of Civil Procedure 1908. मतलब जो सिविल प्रोसीजर जो है ना, सीपीसी के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किया जाएगा. फॉर साइनिंग एंड वेरिफिकेशन प्लेन्स आपको पता होता है ना, प्लेन्स जो है उसको साइन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा. एंड शेल बी अकम्प्लिश्ड बाय अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, है ना, और किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट की कॉपी दी जाएगी. इफ सच इंस्ट्रूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड एज एंड इज इन एग्जिस्टेंस में हो, एंड where the trust property includes immovable property entered in a record of rights and the copy of relevant entries relating to such property in record of rights shall also be enclosed. ठीक है, तो ये इतनी सी बात बताई है कि सीपीसी के अंडर होगा, जो भी चीज है वो वेरीफाई की जाएगी और कॉपी वगैरह ये सब चीजें आपको देनी पड़ेगी. क्लियर. Now, clause number 6 हो जाता है, and no assistant commissioner shall proceed with the application of registration of public interest in respect of which the application for registration has been filed previously. मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर था जिसके लिए रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डाली गई थी, उसी को दोबारा से क्या है बिफोर द एनी अदर, और अब क्या है, अब क्या होगा, उसका अदर किसी अदर के अंदर आएगा. और जो and the assistant commissioner before whom the application was filed first shall be decide which assistant commissioner shall have the jurisdiction. जिसके पहले, तो मान लो ये assistant commissioner 1 है, 2 है, जिसके पास पहले jurisdiction होगा, है ना, तो वो किया जाएगा, जिसके पास फाइल की जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर. अपील की जा सकती है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ
असिस्टेंट कमिश्नर मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई ऑर्डर दे दिया, उसके आगे क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है कि बिफोर होम द एप्लीकेशन वाज फर्स्ट फाइल्ड, जिसके पास एप्लीकेशन पहले फाइल की गई थी अंडर सेक्शन सबसेक्शन 6 मे बी फाइल्ड अंडर 60 विदिन 60 डेज, है ना, 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या है एप्लीकेशन फाइल करनी है बिफोर द कमिश्नर एंड subject to the decision on such appeal the order of the commissioner under the subsection number 6 be final। और उसके बाद ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो सब सेक्शन 6 के अंडर अगर दे देगा वही चीज को क्या बोला जाएगा, उसके डिसीजन को फाइनल बोला जाएगा। क्लियर। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हमारा है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18, अब सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है हमें, ध्यान से सुनिए। सेक्शन नंबर 18 हमें इस बात की जानकारी देता है कि किस तरीके से आप जानकारी ले सकते हो, राइट, कि मतलब किस तरीके से आपको इंक्वायरी करनी है ये इस बात की। अब किस बात की इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की रिसिप्ट पे जो आपका सेक्शन नंबर 17 है, और अपॉन एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन पब्लिक ट्रस्ट on his own motion, the assistant commissioner shall make an inquiry in prescribed manner for the purpose of attending। इस prescribed manner में क्या करेगी, क्या किया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी। कौन करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर जी करेंगे जी, है ना। कैसे, सब क्लॉज 1 देखते हैं, वेदर ट्रस्ट एग्जिस्ट और एंड वेदर सच ट्रस्ट इज अ पब्लिक ट्रस्ट, मतलब ये ट्रस्ट है भी कि नहीं है, या फिर ये पब्लिक ट्रस्ट है कि नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, वेदर एनी प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सच ट्रस्ट, क्या ये प्रॉपर्टी किसी और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है क्या, है ना। whether the whole or any substantial portion of the subject matter of the trust is situated within his jurisdiction, क्या ये जो ट्रस्ट है ना, उसकी जो असिस्टेंट कमिश्नर है क्या उसी के अंडर जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है कि नहीं आता है। देन क्लॉज सब क्लॉज नंबर 4 क्या है, द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द वर्किंग ट्रस्टी और मैनेजर के जो एड्रेस है क्या है क्या उस ट्रस्ट में, मोड ऑफ सक्सेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ऑफ ऑफिस टू द ट्रस्टी ऑफ सच पर्सन, है ना, मोड ऑफ सक्सेशन दिया है कि नहीं दिया है, इस ये सब क्या है इंक्वायरी की जा सकती है रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे भी है कुछ, तो आगे देखते हैं क्या क्या है। तो ओरिजिन, नेचर और ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है इसी ट्रस्ट का। देन हमें 7th क्या है, अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा जा सकता है ट्रस्ट का। देन हमारे पास लास्ट है द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्निश्ड अंडर सब सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 17, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लोज नंबर 2 क्या कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है शेल गिव इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर पब्लिक नोटिस, तो पब्लिक नोटिस इसे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या चीज देनी पड़ेगी जी, पब्लिक नोटिस, किस चीज की, ऑफ द इंक्वायरी प्रपोज्ड, इंक्वायरी जो हुई है उसके बारे में, है ना, इंक्वायरी की। अब proposed to be made under subsection 1, subsection 1 के अंदर जो भी इंक्वायरी होगी, and invite all the person having interest, और सभी पर्सन जिनको इंटरेस्ट है in the public trust इंक्वायरी, तो वो आ सकते हैं within 16 days objection, 60 days in objection के अंदर अंदर, कितनी days के अंदर, 60 days if any in this respect of such trust। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है ना। तो अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 19 की तरफ। सेक्शन नंबर 19 बता रहा है कि फाइंडिंग ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर आपको किस तरीके से मिला जाएगा। सेक्शन नंबर 19 बता रहा है on the completion of inquiry provided under article number 18 आर्टिकल के अंदर जब इंक्वायरी हो रही है, the assistant commissioner shall record his finding with the reason therefore as to the matter mentioned in the said section। तो इसमें इंक्वायरी की जाएगी, सेक्शन नंबर 18 अभी भी पढ़ के हैं, राइट। और जो कमिश्नर है वो रिकॉर्ड बताया देगा, अपना रिपोर्ट देगा क्या किस चीज की, अपनी फाइंडिंग की, और रीजंस बताएगा कि क्यों मैंने ये सब किया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 20, अपील। अपील का क्या है, अपील की बात क्या होती है, अपील, है ना। अपील, अपील का मीन्स कि यहाँ से आपकी बात नहीं हुई है तो अब आप ऊपर जाके थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाके क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड अपील, है ना। उसे क्या बोला जाता है, अपील बोला जाता है। नाउ एनी वर्किंग ट्रस्टी और पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन पब्लिक ट्रस्ट में जो पर्सन है या फिर पर्सन ट्रस्टी है उसको जो है पब्लिक ट्रस्ट में इंटरेस्ट है, या फिर इन एनी प्रॉपर्टी फाउंड टू बी ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, aggrieved by a finding of the असिस्टेंट कमिश्नर अंडर आर्टिकल नंबर 19 जो हमारा सेक्शन नंबर 19 है उसके अंडर जो अगर हो, है ना, तो वो चीज क्या है हमें पता लग जाएगी विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर, किसके अंदर अंदर, 2 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन की डेट से ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर, इट मीन्स 60 डेज के अंदर अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा और अपील करनी पड़ेगी। फाइल एंड अपील, अपील कर सकता है किसके सामने कर सकता है जी, कमिश्नर के सामने कर सकता है। टू हैव सच फाइलिंग एसेंट और मॉडिफाई, ताकि ये जो भी जितना आपने रिपोर्ट बनाई उसे क्या है छोड़ दिया जाए या फिर मॉडिफाई कर दिया जाए। तो इतनी सी बात हमें सेक्शन नंबर 20 में बता दी गई है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 21। अपनी हिम्मत बना के रखें क्योंकि हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, एज अ लॉ स्टूडेंट बहुत पढ़ना पड़ेगा। बी रेडी फॉर स्टडिंग योर होल लाइफ, राइट। अब चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो अभी।
इन अब हम पढ़ रहे हैं एंट्रीज इन द रजिस्टर। रजिस्टर में किस तरीके से एंट्रीज होंगी। द असिस्टेंट कमिश्नर शेल कॉज एंट्रीज टू बी मेड इन द रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद द फाइंडिंग्स रिकॉर्डेड बाय हिम अंडर सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 के अंडर जो भी रिकॉर्डिंग उससे हुई है ना, उसने फाइंडिंग्स जो भी की है। और एन अपील हैज टू बी फाइल्ड, एन अपील हैज बीन फाइंड अंडर सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 के अंडर जो भी अपील हो गई है इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर ने जो डिसीजन दिया उसके अंडर, है ना, ऑन सच अपील, ऐसी अपील पे, एंड शेल cause to be shall cause to be published on the notice board of his office and at conspicuous place in the city, town or borough where the principal office or the principal place of business of trust is situated. The entry is made in the register, है ना। तो ये सारी जो भी उसने क्या किया गया है, अपील का रिजल्ट जो है ना, किसने, असिस्टेंट कमिश्नर ने जो डाला है, वो सब चीजें क्या है, पब्लिक नोटिस पे आपको डालनी पड़ेंगी। और क्या है, आपको कहाँ डालनी पड़ेंगी, एक तो जो असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है वहां पे डालनी पड़ेंगी, और जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है उधर वाली साइड पे आपको जाके डालनी पड़ेगा पब्लिक नोटिस। क्लियर, इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ रही है। अब क्लॉज नंबर 2 देख रहे हैं। द इंटरेस्ट so made shall subject to the other provisions of the act and subject to any change recorded under the provisions of act or rule made under the final and conclusive। जो भी इसके इस एक्ट के अंडर जो अदर प्रोविजंस से को देख के बनाया जाएगा और फाइनल और कंक्लूसिव चीजें बनाई जाएगी। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 की क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि सेक्शन नंबर 22 सिविल सूट अगेंस्ट एंट्रीज मेड अंडर 21। अभी हमने 21 नंबर सेक्शन पढ़ा और इसमें जो एंट्रीज की गई है उसमें क्या क्या इशू आ सकता है। इशू तो आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई इशू आया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसके अंडर अगेंस्ट आप सिविल सूट किस तरीके से बन करोगे। सिविल सूट का मतलब क्या होता है, आप कोर्ट में मैटर को लेके चले गए, है ना। सिविल सूट किस तरीके से किया जाएगा अगेंस्ट एंट्रीज मेड अंडर सेक्शन नंबर 21, तो हमें देखना है। अब देखो क्लॉज नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने वाला सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बच्चा मैंने जितने भी सेक्शन पढ़ाए हैं किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है। अब हम देख रहे हैं इसको अच्छे से। एनी any working trustee or person having interest in a public trust or in any property found to be trust property aggrieved by or any event be made under section number 21 may within 6 months के अंदर अंदर 6 months के अंदर अंदर क्या किया जा सकता है, from the date of publication thereof on notice board of the office of the assistant commissioner shall under subsection 1 of the section 21 इंस्टीट्यूट अ सूट, एक सूट बनाया जा सकता है, केस लगाया जा सकता है इन सिविल कोड टू हैव सच एंट्री कैंसिल और मॉडिफाइड, ताकि ऐसी एंट्री क्या कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए। पूरी कहानी ध्यान से समझेंगे। पहले एसी को पास उसने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में हमने क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन के लिए अपील की, अपील करने के बाद भी एजी साहब ने क्या किया, वैसे ही वैसे क्या है, बिना मॉडिफाई किए मॉडिफाइड जो रिपोर्ट थी, है ना, वो लगा दी गई, लेकिन अभी भी हमें अच्छी नहीं लगी है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल सूट फाइल कर सकते हैं किसके, एंट्रीज के अगेंस्ट, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ एंट्रीज के अगेंस्ट। तो वो चीज क्या है, आप ये किसके लिए कर सकते हैं, ताकि वो चीज क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए या फिर मॉडिफाई हो जाए। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ रहा है। नाउ क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है, इन एवरी सच सूट द सिविल कोर्ट शैल गिव नोटिस टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हर सिविल क्या करना पड़ेगा इसमें, कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। सिविल कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, सम्मन देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा जी, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा जी, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दो assistant commissioner, though the assistant commissioner and the state government, if it is desired, shall made a party in the suit। तो इसमें क्या है, सूट में क्या किया जाएगा, इसमें प्लस असिस्टेंट कमिश्नर को क्या बना दिया जाएगा, पार्टी ऑफ द केस बना दिया जाएगा। क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, ऑन द डिसीजन, ऑन द फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट द असिस्टेंट कमिश्नर शेल इफ नेसेसरी करेक्ट द एंट्रीज। तो फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट पे क्या कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर अपनी एंट्रीज को सही कर सकता है, करेक्ट कर सकता है, एंड मेड इन द रजिस्टर इन अकॉर्डेंस विद सच डिसीजन। जो भी कोर्ट जो है डिसीजन देगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर सकता है, अपनी एंट्रीज को करेक्ट कर सकता है। क्लियर, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर, देखो छुपा के लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 23 चेंजेस। क्या चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, है ना, वो चीजें हम देख रहे हैं। लेट्स मूव। तो ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, सबर रखें, सबर का फल कुछ सीखना होता है, राइट, मीठा भी होता है और कुछ सीखना भी होता है। वेयर क्लॉज 1 क्या कह रहा है, वेयर एनी चेंज ऑकर इन द एनी ऑफ द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर वर्किंग ट्रस्टी शेल विद इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकता है, फ्रॉम द डेट ऑफ occurrence of such change or where the change any change is desired in such entries in the trust of administration of
such public trust, the working trustee may report in the prescribed form or manner shall such change or proposed change to the assistant commissioner. तो क्या है, जैसे ही वो चेंज आया है ना डिसीजन में, तो 90 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकता है, उसे वो चेंज को करना पड़ेगा। क्लियर। अब आगे आ गया क्लॉज नंबर 2, फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाई करने के लिए द करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर और असर्टिंग वेदर एनी चेंज हैज ऑक्यूपाइड इन एनी ऑफ द पर्टिकुलर रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर, असिस्टेंट कमिश्नर में होल्ड एन इंक्वायरी। तो क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर कि वो ने उसने चेंज किया है कि नहीं, उस चीज पे क्या हो सकती है बच्चा, इंक्वायरी हो सकती है। इतना हमें क्लॉज नंबर 2 बता रहा है। अब क्लॉज नंबर 3, इफ आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज ही मे कंसीडर नेसेसरी, अगर उसे लगे नेसेसरी है, तो सब सेक्शन 2 आइदर ऑन द स्क्रिप्ट ऑफ अ report under subsection 1 or otherwise the assistant commissioner is satisfied that the change has occurred or is necessary in any of the entries recorded in the register in regard to a particular public interest, he shall record a finding with reasons। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड में फाइंडिंग ऑफ द, मतलब फाइंडिंग ऑफ, अगर उसे लगे कि कुछ और भी चेंज करना चाहिए तो वो कर सकता है, फाइंडिंग विद रीजंस लिख सकता है ना, फाइंडिंग विद रीजंस लिख सकता है। Now, therefore, and the provisions of section number 29 shall apply to such findings that they apply to a finding under section number 19। सेक्शन नंबर 19 के अंदर वो फाइलिंग को क्या है, दोबारा से कर सकते हैं। Now, आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है, क्लॉज नंबर 4 है, द असिस्टेंट कमिश्नर shall cause the entries in the register to be amended, to be एंट्रीज जो रजिस्टर में किसी और अमेंड किया जा सकता है अगर असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो। जो भी फाइंडिंग रिकॉर्ड्स की गई थे सब क्लॉज नंबर 3 में, इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड, अगर अपील फाइल की गई है तो किसकी बात करी जा रही है, अपील की, है ना। अगर अपील फाइल की गई है तो वो क्या है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ कमिश्नर ऑन सच अपील एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 21 एंड सेक्शन नंबर 22 के अंदर क्या है, अपील भी करी जा सकती है। शेल अप्लाई टू सच अमेंडेड एंट्रीज, उस अमेंडेड एंट्रीज पे अप्लाई किया जाएगा एज दे अप्लाई टू द ओरिजिनल एंट्रीज, और वैसे ही किया जाएगा जैसे ओरिजिनल एंट्रीज पे अप्लाई किया जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, सेक्शन नंबर 24। ज्यादा सेक्शन आज की वीडियो के लिए नहीं रहे हैं, तो बने रहें और अपना इंटरेस्ट को बना के रखें। नाउ सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 क्या है कि फर्दर इंक्वायरी कैसे की जाएगी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, हाँ तो सिंपल सी बात है, वही बार बार लिखा होगा, पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। इफ any time after the entries or amended entries are made in the register under section number 21 or 23, it appears to the assistant commissioner that any particulars relating to any public trust which was not the subject matter of the inquiry under section number 18 or subsection 2 of section number 23 as case may be has remained to be inquired into, the assistant commissioner may make further inquiry in the prescribed manner। तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर को लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसी इंक्वायरी कुछ नॉट, ऐसा कुछ नहीं था सब्जेक्ट मैटर, वो उस मैटर पे नहीं था ना, इंक्वायरी तो उधर लेकिन कुछ और बात हुई थी, उस मैटर पे नहीं थी, तो वो क्या कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी के लिए भी क्या है, आगे आ सकता है, फर्दर इंक्वायरी करवा सकता है और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रिकॉर्ड कर सकता है अपनी फाइंडिंग्स को और मेक या फिर अमेंड कर सकता है एंट्रीज को इन द रजिस्टर और अकॉर्डिंग विद द डिसीजन जैसे ही आएगा, और जैसे कि प्रोविजंस नंबर सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 में दिया गया है, शेल एज so far as may be applied to the inquiry, the recording of findings and the making or amendment of the entries in the register under this section। तो ये सेक्शन के अंदर क्या है, फर्दर इंक्वायरी की जा सकती है। इतनी सी बात हमें बताई गई है। अब चलते हैं हम, है ना, कौन से सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 25 पे। सेक्शन नंबर 25 पे हम चलते हैं, 24 पे रुकना नहीं है, है ना। अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेक्शन नंबर 25, इंटीमेशन अबाउट ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी सेंड टू ऑल द कमिश्नर्स। क्या क्या इंटीमेशन भेजा जाएगा सभी असिस्टेंट कमिश्नर को प्रॉपर्टी के बारे में, ट्रस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। लेट्स सी, तो दो ही क्लॉजेस हैं। वेयर क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, वेयर एनी पार्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी वेयर एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इज सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ मोर देन वन असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इस एरिया में दो जो असिस्टेंट कमिश्नर 1 असिस्टेंट कमिश्नर 2 की क्या है, आती है ना, जो रिस्ट्रिक्शन आता है। अब क्या किया जाएगा, इन चार्ज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट trust shall be forwarded a copy of the entries or amended entries recorded in the register in the respect of that public interest to each assistant commissioner within whose jurisdiction any part of the property is situated। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अगर इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया है ना, तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी भेजनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। अब कॉपी मिलने के बाद दूसरे एजी मतलब एजी क्या कह रहे हो, एसी जी क्या करेंगे, एसी जी 2, है ना,
तो इसमें क्या है, असिस्टेंट ऑफ अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज और अमेंडेड एंट्रीज अंडर सबसेक्शन 1 के अंडर अगर वो जो हम भेज रहे हैं, है ना, द असिस्टेंट कमिश्नर शैल cause the particulars thereof to be entered in the book prescribed for the purpose। मतलब इसकी एंट्री अपने रजिस्ट्रेशन में, अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के जो रजिस्टर है उसमें कर देगा। इतनी सी बात, क्लियर, बहुत इजी है ना, दिस एक्ट इज वेरी इजी। नाउ आई होप आपको भी इजी लग रहा होगा। अब हम आ चुके हैं सेक्शन नंबर कौन सा है जी, सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, कोर्ट टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ डिसीजन, कोर्ट टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ डिसीजन, कोर्ट टू फॉरवर्ड कॉपी ऑफ डिसीजन टू असिस्टेंट कमिश्नर कंसर्न। ठीक है, जो भी असिस्टेंट कमिश्नर की बात चल रही होगी उसके बारे में उसको क्या कर दिया जाएगा, कॉपी ऑफ कोर्ट जो है वो भेज दी जाएगी। एनी कोर्ट, ध्यान से सुनो, है ना, लैंग्वेज का खेल होता है लॉ में। अब एनी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द पब्लिक ट्रस्ट which by order or under the provisions of this act is not expressly or impliedly barred from deciding shall cause a copy of decision to be sent to the assistant commissioner having jurisdiction, or assistant commissioner shall cause an entry in the register to be made or amended in regard of public trust in accordance with the such decision. The amendment so made shall not be altered except in cases where the decision has been varied in appeal। अपील में अगर वेरी हुआ है तो क्या किया जाएगा, ऑल्टर कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, और रिवाइज बाय कोर्ट, या तो अपील के अंदर वो चेंज हो गया या फिर कोर्ट ने उसे रिवीजन कर दिया है और ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट टू सच ऑल्टरेशंस द अमेंडमेंट्स शेल बी। अब ये ऑल्टरेशंस की बात क्या है, ये चीज को हमारी जो रजिस्ट्रेशन है, जो डिसीजन है, उसे फाइनल माना जाएगा। इतनी सी बात है, कहने का मतलब क्या है, पूरा पढ़ेंगे। अब जो भी कोर्ट है कॉम्पिटेंट डिसीजन का, अगर कोई क्या है डिसाइड करता है पब्लिक ट्रस्ट के अंडर, तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली ये क्या है, प्रोविजन है इस एक्ट का कि वही डिसाइडिंग कॉपी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर को भी मिलेगी जिसका जुरिस्डिक्शन है, राइट, उस प्लेस पे जुरिस्डिक्शन है। और ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर को क्या करनी पड़ेगी, एंट्री भी अच्छे उस हिसाब से कर देना पड़ेगा, अमेंड कर देना पड़ेगा। और ऐसे अमेंडमेंट तब तक नहीं होंगे जब तक या तो अपील में चेंज ना आया हो या फिर रिवीजन बाय कोर्ट ना हुआ हो। और इसके बाद ये जो ऑल्टरेशंस हैं वो फाइनल और कंक्लूसिव माने जाएंगे। कंक्लूसिव मींस बस खत्म, बहुत हो गया, राइट, और फाइनल माना जाएगा, इसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। नाउ हम आ गए हैं कौन से वाले के पास, लेट्स सी, है ना। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर 27 के बाद। सेक्शन नंबर 27 क्या कहता है, पब्लिक ट्रस्ट बाय विल। विल से किस तरीके से हम क्या है, क्या कर सकते हैं, हमारा पब्लिक ट्रस्ट को किस तरीके से, मतलब देखो विल का मतलब क्या होता है, जायदाद को आगे बढ़ाना। तो विल के हिसाब से हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से क्या कर सकते हैं भाई, एक सेकेंड हाँ, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उस चीज को, अब लेट्स सी। तो पब्लिक ट्रस्ट बाय विल किस तरीके से उसको फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक पहुंचा सकते हैं, ये चीज हमें देखनी है। तो इन केस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट के केस में विच इज क्रिएटेड बाय विल से क्रिएट की गई है, द एग्जीक्यूटर ऑफ सच विल शैल विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर ऑन द डेट ऑफ द प्रोबेट ऑफ द विल, मतलब जो विल स्टार्ट हो गया इज ग्रांटेड और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ टेस्टेड मंथ। ठीक है, मान लो इसकी डेथ हो गई, है ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आगे जो विल है उसे आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, होप आपको समझ आ गई है। 6 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, क्लियर। विच एवर इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा, अब या तो प्रोबेट पीरियड या फिर 6 months के अंदर। ठीक है, अब इसमें मेड एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट इन मैटर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 के अंदर